नमस्कार, मैं मृदुत्पल नीलोर में गुप्त आप सभी के बीच उपस्थित हूं लिब्रस के इस नवाचार में। और आप सभी के बीच पिछले कुछ दिनों से एक बैनर पोस्टर का प्रचार प्रसार किया जा रहा है, जिसमें आपको अवगत कराया गया है कि लिब्रस अपना एक ऐप संचालित किया है और उस ऐप के माध्यम से ऑनलाइन क्लास आपको प्रोवाइड करेगा। विशेषकर यह व्यवस्था सीटेट और सुपर टेट के लिए दी गई है। आपका अगर सहयोग हमें प्राप्त हुआ तो अन्य स्ट्रीम के लिए भी हम यह व्यवस्था आपको सुचारू रूप से उपलब्ध कराएंगे। फिलहाल मैं आप सभी के बीच संस्कृत विषय के पाठ्यक्रम को लेकर के उपस्थित हुआ हूं। और आपने देखा होगा कि हर विषय के सापेक्ष जो है एक अनुभवी अध्यापक को रखा गया है। तो मैं अपने आप को अनुभवी तो नहीं कह सकता, मगर यह विश्वास दिलाना चाहता हूं आपको कि अगर आप हमसे शुरू से लेकर के अंत तक जुड़े रहे, इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखें, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आपके अंदर एक आत्मविश्वास जरूर जगेगा कि आप हमसे हमेशा के लिए जुड़े रहें। तो मैं फिर से एक बार अभिनंदन करता हूं लिब्रस के इस नए नवीन प्लेटफॉर्म पर, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और मैं एक बार फिर से अपना परिचय दूं तो मैं मृदुत्पल नीलोर में गुप्त आपके बीच संस्कृत विषय के सीटेट पाठ्यक्रम को लेकर के आया हूं। मित्रों, हम संस्कृत विषय को लेकर के आए हैं। संस्कृत एक ऐसी भाषा है, आपको पता भी होगा, जिसे सुर भाषा की संज्ञा दी गई है, देववाणी कहा गया है, देव भाषा कहा गया है, विश्व की प्राचीनतम भाषा है। और कहा जाता है कि संस्कृत ही वह भाषा है जो सभी भाषाओं की जननी है। प्रत्येक भाषाओं का जन्म इसी भाषा से हुआ है। वह ऐसी मातृभाषा को आप पढ़ने जा रहे हैं तो आपके अंदर एक गर्व की अनुभूति होनी चाहिए, एक अंदर उल्लास होना चाहिए कि आप संस्कृत भाषा के प्रति आप इतने सजग हैं। और आप अगर भारतवर्ष से संबंधित हैं तो निश्चित रूप से संस्कृत के प्रति एक आपके अंदर उमंग, उत्साह और उसको पढ़ने की एक लालसा अवश्य होनी चाहिए। तो इस भाषा को शुरू करने से पूर्व मैं चाहूंगा कि आप और हम आइए एक बार मां सरस्वती की एक 4 पंक्तियों से आराधना करें। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिः देवैः सदा वंदिता, सा मां पातु सरस्वतीं भगवतीं निःशेष जाड्यापहा, निःशेष जाड्यापहा। तो मां सरस्वती को नमन करते हुए मैं आइए आपके बीच प्रारंभ करने जा रहा हूं सीटेट की परीक्षा को। आप किस प्रकार अभी देखे होंगे कि 5 जुलाई को परीक्षा होनी थी, उसको पोस्टपोन किया गया है। तो आगामी सीटेट के लिए आप किस प्रकार अपने आप को तैयार करेंगे, उसके पहले आवश्यक होता है कि आप उसके पाठ्यक्रम को जानें। उसके सिलेबस डिस्कशन को ही लेकर मैं आपके बीच आया हूं। तो आपको पता भी होगा कि कुल सीटेट के कितने सेक्शन हैं, और उसमें संस्कृत का एक सेक्शन वैकल्पिक होता है, ऑप्शनल होता है। विकल्प के रूप में इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि आपके पास ऑप्शन होते हैं अन्य भाषाओं को चुनने के। संस्कृत एक भाषा है और भाषा के रूप में आपको विकल्प दिया है सीटेट ने। कम से कम 30 भाषाएं हैं, उसमें से आपको कोई 2 भाषाएं चुननी होती हैं। मगर प्रायः लोग एक भाषा में हिंदी चुन लेते हैं और दूसरे भाषा में आप संस्कृत, अंग्रेजी या उर्दू में से किसी एक का चयन करते हैं। प्रायः मैं पूर्वांचल की बात कर रहा हूं। तो अगर आप वैकल्पिक भाषा में संस्कृत का चयन किए हैं तो ही यह वीडियो आपके लिए है। अन्यथा अगर आप अंग्रेजी का चयन किए हुए हैं तो उसके लिए भी यहां से वीडियो प्रसारित किए जाएंगे, आप उसको देखिएगा। फिलहाल अगर आप भाषा के रूप में संस्कृत का चयन किए हुए हैं तो 2 विकल्प हैं। आप फॉर्म भरे होंगे तो उस समय आपको भाषा 1 में भी संस्कृत चुन सकते हैं, भाषा 2 में भी संस्कृत चुन सकते हैं। तो उस स्थिति में दोनों में बहुत बच्चे सोचते हैं क्या अंतर है, हम भाषा 1 में चुने तो क्या फायदा मिला, भाषा 2 में चुने तो क्या फायदा मिला, या कुछ लोग होते हैं बिना समझे किसी भी भाषा में चुन लेते हैं। तो मैं आपको आज ये क्लियर करने जा रहा हूं कि भाषा 1 में संस्कृत चुनेंगे तो क्या होगा, भाषा 2 में संस्कृत चुनेंगे तो क्या होगा। अगर आप भाषा 1 में संस्कृत चुनते हैं, यहां देखिए सामने आपके हैं, अगर आप भाषा 1 में संस्कृत चुनते हैं तो उस स्थिति में आपको एक गद्यांश और एक पद्यांश से सामना करना होगा।
ये तय है। और मगर आप भाषा 2 में अगर संस्कृत चुनते हैं तो आपको एक गद्यांश और दूसरा भी गद्यांश ही मिलेगा। जैसे यहाँ एक पद्यांश मिल रहा है, यहाँ पद्यांश की जगह गद्यांश ही मिल रहा है। तो अब आपके ऊपर है कि आप किसमें जो है अपने आप को सहज अनुभव करते हैं। अगर आप दोनों गद्यांश चाहते हैं तो निश्चित रूप से आप भाषा 2 में संस्कृत चुनिएगा और भाषा 1 में हिंदी चुन लीजिएगा। मगर अगर आप जो है एक गद्यांश और एक पद्यांश पाना चाहते हैं तो उस स्थिति में आप भाषा 1 में संस्कृत चुनिएगा, भाषा 2 में हिंदी चुन लीजिएगा। तो यह मूलभूत अंतर है। मगर मैं आपको बता दूं कि पिछले 2 सालों से आप देखेंगे तो यह थोड़ी व्यवस्था को बिगाड़ दिया है सीटेट ने, सीबीएसई ने इस व्यवस्था को थोड़ा बिगाड़ दिया है। अब क्या करता है कि भाषा 2 में भी कभी कभी एक गद्यांश एक पद्यांश दे देता है, मगर ये स्थिति कभी कभार की हुई है, इसलिए इस पर आप इतना ज्यादा फोकस मत होइएगा। आप ये मान के चलिए, क्योंकि सिलेबस आप देखेंगे तो वहां पर ये साफ साफ लिखा गया है कि अगर आप भाषा 2 में चुनते हैं तो आपको 2 अपठित गद्य अनुच्छेद मिलेंगे, और अगर आप भाषा 1 में चुनते हैं तो एक गद्य और एक पद्य मिलेगा। तो जब आपको जो भी गद्य या पद्य मिलेगा वो किस प्रकार का होगा, तो उस गद्य में भी कई वैरायटीज होते हैं, है ना। हो सकता हो कोई कथा दे दे, है ना, हो सकता हो कोई तर्क मूलक गद्य दे, थोड़ा सा तार्किक हो सकता हो बहुत ही साहित्यिक हो सकता हो वर्णनात्मक वर्णनात्मक मतलब बहुत उसमें वर्णन किया गया हो किसी चीज का, हो सकता हो कोई वैज्ञानिक गद्यांश दे दे। तो इस प्रकार से किसी भी प्रकार का वह अनुच्छेद आपको दे सकता है। तर्क मूलक भी हो सकता है, साहित्यिक हो सकता है, वर्णनात्मक भी हो सकता है, वैज्ञानिक भी हो सकता है। मतलब कि कुल मिलाकर के वह आपको ऐसा गद्यांश या पद्यांश देगा जिसमें आप के भाषा के बोधगम्यता की परीक्षा हो सके। इसलिए मैंने यहां पर क में दिया है भाषा बोधगम्यता हेडिंग, मैंने नहीं दिया है, सीटेट ने दिया है भाषा बोधगम्यता। तो आपको सीटेट की परीक्षा अगर आप इसके पहले दिए होंगे तो बताने की आवश्यकता नहीं है, और एकदम आप नए हैं तो निश्चित रूप से आपको बताने की जरूरत है कि सीटेट में अगर आप संस्कृत विषय चुने हैं तो उस स्थिति में आपको 30 प्रश्नों से सामना करना होता है। कुल 30 प्रश्न आपको मिलते हैं सीटेट से, तो एक बहुत बड़ा समूह आपको मिल रहा है प्रश्नों का। तो निश्चित रूप से आप इससे भगे न, इस पर पूरे मनोयोग से कार्य करें। और उस 30 प्रश्नों में जो होता है वह 15 प्रश्न आपके भाषा बोधगम्यता से होते हैं, और बाकी के जो 15 प्रश्न होते हैं जिसे आप पेडागॉजी कहते हैं या संस्कृत शिक्षण कह सकते हैं, जिसके अंतर्गत भाषा विकास का अध्यापन या अध्यापन कला, इससे संबंधित 15 प्रश्न आपको दिए जाते हैं। तो 15 प्रश्न आपको किससे मिले, भाषा बोधगम्यता से, और 15 प्रश्न आपको मिले भाषा विकास का अध्यापन से, है ना। तो आप अभी ये जाने कि केवल हमको 30 प्रश्न मिलेंगे, 30 में 15 प्रश्न भाषा बोधगम्यता से मिलेंगे। भाषा बोधगम्यता है क्या, आपको साफ पता चल रहा होगा, किसी भाषा की समझ, कितना अच्छा आप किसी भाषा को समझ ले रहे हैं, इसके लिए 15 प्रश्न आपको दिए जाएंगे। अब वो 15 प्रश्न किस फॉर्म में दिए जा रहे हैं, तो ये बताया गया कि यह 15 प्रश्न आपको अपठित गद्यांश या फिर अपठित पद्यांश के रूप में दिए जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे किसी गद्यांश और पद्यांश से क्या किसी के भाषा की समझ का अनुमान लगाया जा सकता है, तो बिल्कुल लगाया जा सकता है। अगर मान लीजिए मैं जानना चाहता हूं कि आपको संस्कृत भाषा समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, तो उसके लिए हम आपको एक संस्कृत का अनुच्छेद दे देंगे। ऐसा अनुच्छेद दे देंगे, ऐसा नहीं कि जो रटा रटाया हो, जैसे बहुत से श्लोक होते हैं जो आपको रटे रटाए होते हैं, जैसे आपको पूरा एकदम आंख बंद करके बचपन से रटे होंगे, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब यह श्लोक जो एक बच्चा भी रटा रहता है, तो उसके सामने अगर कहीं लिखा हुआ मिल जाए तो हमें लगता है वो थोड़ा सा पढ़ेगा, वो पूरा ध्यान भी नहीं देगा और वो उसको बोलता चला जाएगा। यह उसका अपठित पद्यांश नहीं हुआ, यह पठित हो गया। अगर हम उसके सामने एक ऐसा श्लोक दे दें जो श्लोक उसने कभी ना पढ़ा हो, उसके बाद भी अगर वह उसका उच्चारण भली भांति कर लेता है, उसके अर्थ का निचोड़ निकाल लेता है, तो हम कहेंगे कि हाँ, इसकी संस्कृत भाषा में पकड़ अच्छी है। मगर आप जो है देख रहे हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देव। यह श्लोक जो है बहुत ही आम प्रचलित है श्लोक है, और बहुत लोग इसको गाते हैं और सबको मालूम है, तुम ही हो माता, तुम ही पिता हो, तुम ही हो बंधु, तुम ही सखा हो, तमाम प्रकार के इसके अर्थ भी वो समझते हैं। मगर इससे क्या वह संस्कृत भाषा में अच्छी पकड़ रखा है, यह पता नहीं चल पाता है। इसलिए जब भी आप भाषा बोधगम्यता की बात करें तो उस स्थिति में वह सामने वाला व्यक्ति अगर आपका परीक्षण करना चाहता है तो निश्चित रूप से वह आपको ऐसा गद्यांश प्रस्तुत करेगा, ऐसा पद्यांश देगा जो आप इससे पहले न पढ़े हो, न देखे हो, न सुने हो, और उसके बाद भी अगर आप उसका शुद्ध उच्चारण करने के बाद उसके अर्थ तक पहुंच जा रहे हैं तो इसका मतलब कि आप जो है उस गद्य को, उस पद्य को समझ रहे हैं। इसका मतलब कि आप संस्कृत भाषा में अच्छी पकड़
रखते हैं। तो इसीलिए भाषा बोधगम्यता के अंतर्गत सीटेट वालों ने एक अपठित गद्यांश आपको दिया या एक अपठित पद्यांश आपको दिया या दोनों ही दे दिया, और उससे वो अंदाजा लगा लेगा कि आप संस्कृत भाषा को पढ़कर कितना अच्छा समझ लेते हैं, कितना अच्छा उस गद्यांश या पद्यांश से निष्कर्ष निकाल लेते हैं। उसके लिए आपका व्याकरण भी टेस्ट हो जाएगा कि आप कितना अच्छा व्याकरण संस्कृत का जानते हैं, क्योंकि बिना व्याकरण जाने किसी भी गद्यांश या पद्यांश के निष्कर्ष तक पहुंचना, उसकी बोधगम्यता हो जाए आपको, यह असंभव सी बात है। तो इस आधार पर यह अपठित गद्यांश और पद्यांश तो मात्र है, मगर इससे आपकी बोधगम्यता का भी परीक्षण हो जाता है। आप निष्कर्ष तक पहुंच पा रहे हैं या नहीं पहुंच पा रहे हैं, आपका व्याकरण ज्ञान कितना है, और आपकी मौखिक योग्यता से संबंधित प्रश्न ही इस पर पूछे जाते हैं। मौखिक योग्यता से संबंधित प्रश्न का मतलब यह हुआ कि अगर आपको मान लीजिए कोई गद्यांश या पद्यांश दिया गया है तो उस पर आधारित आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। अब देखा जाएगा कि क्या आप उन प्रश्नों का उत्तर गद्यांश को पढ़ने के बाद दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं। अगर दे पा रहे हैं तो यानी कि आपकी मौखिक योग्यता है, और अगर आप नहीं दे पा रहे हैं तो निश्चित रूप से आपकी संस्कृत भाषा में पकड़ नहीं है। तो आम प्रचलित धारणा है, संस्कृत को हमेशा से कहा जाता है कि पंडितों की भाषा है, ये केवल पंडित पढ़े, हम लोगों को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, जिद तड़ौआ भाषा है, बहुत कठिन है, इतना कठिन है कि हम इसको पढ़ ही नहीं सकते। तो ये धारणा अगर आपके मन में है तो पहले ही मैं कहूंगा कि इस धारणा को एकदम दरकिनार कर दीजिए, और तब तो एकदम ही कर दीजिए जब आप हमारे सम्मुख शिक्षा ग्रहण करने बैठे हैं, वो भी संस्कृत का। मैं आपको संस्कृत को इतने आसान तरीके से आपके सामने प्रस्तुत करूंगा कि यह धारणा आपके दिमाग से निकलने में देर नहीं लगेगी। तो ऐसा अगर कोई आपको कहता है तो आप उसे मना करें, यह आप जो है दुष्प्रचार कर रहे हैं अपनी ही भाषा का। जब आप पढ़े नहीं तो कैसे जान जाएंगे, और जो चीज आप पढ़े नहीं निश्चित रूप से वो आपको कठिन लगेगा। तो जो चीज आप पढ़े नहीं है आप उसके बारे में ये कह दें कि ये पंडितों की भाषा है, तो ये गलत बात है। पंडित वही है जो ज्ञानी है, पंडित कोई जाति नहीं है। और हमें लगता है कि अगर ये पंडितों की भाषा है तो हर पंडित को यह संस्कृत आना चाहिए, मगर यह भी दुर्भाग्यपूर्ण है कि आता नहीं है। तो यहाँ पंडित को किसी जाति पद से मत लीजिए, पंडित एक ज्ञानी व्यक्ति को कह सकते हैं, और वाकई मैं तब कह सकता हूं कि हाँ, संस्कृत पंडितों की ही भाषा है, मगर यहाँ पंडित कोई ज्ञानी व्यक्ति है, ज्ञान से संबंधित पद है। तो ऐसी स्थिति में मैं आपको कहूंगा कि अगर आप संस्कृत विषय के रूप में, भाषा के रूप में संस्कृत को चुने हैं तो आप बधाई के पात्र हैं। निश्चित रूप से आप सही चयन किए हैं, और आप अगर मेरे समक्ष प्रस्तुत हैं तो मैं संस्कृत को आसान रूप में आप तक पहुंचाऊंगा, यह मेरा कर्तव्य है। और आप उसे ध्यान से पूरे वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखें, आगामी वीडियोस को भी देखें, तो आपको खुद समझ में आएगा कि संस्कृत भाषा उतनी कठिन नहीं है जितना कि लोग बताते हैं। बस आप कभी पढ़े नहीं हैं इसलिए आपको कठिन लगता है। तो कुल मिलाकर के मौखिक योग्यता का मतलब यह हुआ कि इस अपठित गद्यांश और पद्यांश पर आपको क्या दिए जाएंगे, कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, और उन प्रश्नों का उत्तर आपको, अगर आप गद्यांश का निष्कर्ष निकालें तो निश्चित रूप से दे देंगे। मगर आपके सामने दिख रहा होगा कि यहाँ पर हमने दिखाया है कि गद्यांश पर जो सवाल भी पूछा जाता है वो कुछ प्रश्न जो होते हैं, कुछ क्या यहाँ लिखा हूं मैं, 50% प्रश्न भावार्थ पर पूछे जाते हैं और 50% प्रश्न व्याकरण पर आधारित होते हैं। चाहे गद्यांश हो चाहे पद्यांश हो, दोनों ही स्थितियों में होता है कि 50% प्रश्न आपके भावार्थ पर, 50% प्रश्न आपके व्याकरण पर पूछे जाते हैं। हालांकि सीटेट पढ़ते समय व्याकरण पढ़ने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, ऐसा लोग कहते हैं, ऐसा मैं भी कहता हूं, कोई गलत बात नहीं, क्योंकि व्याकरण से यहाँ प्रत्यक्ष सवाल आपके सामने नहीं पूछा जाता। प्रत्यक्ष रूप से आपसे व्याकरण के सवाल नहीं पूछे जाएंगे, मगर अप्रत्यक्ष रूप से व्याकरण का समावेश होता है। वो कैसे? तो इसी अपठित गद्यांश और पद्यांश में देखिए व्याकरण से संबंधित प्रश्न हो गए। जैसे मान लीजिए मैं ज्यादा दूर न जाऊं, कोई नॉर्मल सा गद्यांश उठाइए या पद्यांश उठाइए। तो उस स्थिति में सीटेट में आया हुआ एक पद्यांश में आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। जैसे मान लीजिए, भवन्ति नम्रास तरवः फलोद्गमैः नवाम्बुभिर् दूर विलंबिनो घना अनुद्धता सत्पुरुषा समृद्धिभिः स्वभाव एवैष परोपकारिणाम। यह एक श्लोक है, भर्तृहरि के नीति शतक का यह श्लोक है, और यह श्लोक जो है आपके सीटेट की परीक्षा में पूछा गया है, 2011 के सीटेट की परीक्षा में पूछा गया है। अब यह आपको शायद न समझ में आया हो, मानते हैं, मगर अगर आपको ये समझ में आता तो हम इस पर दो तरीके से प्रश्न पूछ सकते हैं। एक तो इस प्रश्न, ऐसा प्रश्न जो इस भावार्थ पर आधारित हो, इसके भावार्थ पर आधारित हो, जो आप इसका अर्थ समझ रहे हो और तत्काल उसका जवाब दे देंगे। और एक तो हम ये पूछ सकते हैं कि इसमें फलोद्गमैः आया है, तो फलोद्गमैः में कौन सी संधि है बता दो।
तो ये क्या हो गया, व्याकरण से संबंधित प्रश्न हो गया। अब फलोद्गमई में आप समझेंगे कि फल धन उद्गमई में तोड़ा गया है, यानी कि ये गुण संधि है। तो यह जो प्रश्न पूछा गया है तो यह व्याकरण का, परंतु यह डायरेक्ट आपसे न पूछ करके जानबूझकर उस ऐसे गद्यांश और पद्यांश का चयन किया गया है जिस गद्यांश और पद्यांश में इस प्रकार के शब्द हों जिसमें संधि हो, इस प्रकार के शब्द हों जिसमें समास हो, कुछ ऐसे शब्दों का समावेश हो जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय जुड़ा हो, है ना, वह कौन से लकार के क्रियापद हैं। ये सारी चीजें ऐसे जानबूझकर ऐसा गद्यांश या पद्यांश आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है ताकि व्याकरण से भी सवाल बनाया जा सके। तो व्याकरण यहाँ प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं मगर अप्रत्यक्ष रूप से सीटेट में व्याकरण आपको थोड़ा बहुत पढ़ना होगा। कौन कौन से हम चैप्टर पढ़ेंगे उस पर भी हम चर्चा करते हैं, मगर आप उससे पहले यहाँ पे ये समझिए कि गद्यांश में हमने देखा कि भावार्थ व्याकरण से 50-50% या पद्यांश पूछा रहे तब भी 50% सवाल उसके भावार्थ से, 50% व्याकरण से पूछे जाते हैं। अच्छा, मान लीजिए अब भाषा 1 में आप देखिए यहाँ पर कि भाषा 1 में संस्कृत चुनेंगे तो आपको गद्यांश मिलेगा और पद्यांश मिलेगा, और आपको पता है कि इससे कुल 15 प्रश्न आते हैं, मगर यहाँ पर हमने गिन के रखा है कि अमूमन आप जब पेपर देखेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर्स देखेंगे तो उसमें 9 प्रश्न गद्यांश से पूछे जाते हैं और 6 प्रश्न पद्यांश से पूछे जाते हैं। प्रायः ऐसा होता है, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा निश्चित रूप से, कभी कभी दोनों घटा करके बाकी प्रश्नों को यहां डाल दिया जाता है। 15 से ज्यादा सवाल पेडागॉजी से पूछ दिए जाते हैं, मगर मैंने एक प्रायः की बात की है, तो प्रायः जो है 9 प्रश्न गद्यांश से और 6 प्रश्न आपके पद्यांश से पूछे जाते हैं। और अगर मैंने कहा कि गद्यांश में अगर आपने देखा तो 50% में क्या बोला हूं, भावार्थ, यानी कि 9 का 50% आप निकालेंगे तो लगभग आप कहेंगे 4 से 5 प्रश्न जो होंगे वह इसके भावार्थ से पूछे जाएंगे, और यही 4 से 5 प्रश्न जो होंगे वह इससे व्याकरण से पूछे जाएंगे। ये आपको समझ लेना है कि गद्यांश अगर आपने चुना है तब भी 4 से 5 सवाल भावार्थ पर पूछा जाएगा, 4 से 5 सवाल इसके व्याकरण से पूछा जाएगा। उसी तरह से अगर आप यहां देखेंगे तो यहां पर 3 प्रश्न, ऐसा मान लीजिए, ऐसा जरूरी नहीं है कि है ही, ऐसा आपको मानना पड़ेगा कि 3 प्रश्न इसके भावार्थ से पूछे जाएंगे और 3 प्रश्न इसके जो है व्याकरण से पूछे जा सकते हैं। कभी कभी इनमें से कुछ प्रश्नों को काटता है तो आपका वोकैब टेस्ट करने लगता है। वोकैब माने आप संस्कृत की कितनी अच्छी शब्दावली जानते हैं, किसी का विलोम पूछ देगा, किसी का समानार्थी पूछ देगा, किसी शब्द का अर्थ पूछ देगा। तो इसलिए हम कहेंगे कि ये जो भावार्थ और व्याकरण है इसके बीच में आप वोकैब का भी पोर्शन रख सकते हैं, शब्दावली का भी पोर्शन रख सकते हैं, कि कुछ प्रश्न काटेगा तो शब्दावली से भी रख देगा ताकि वह जानेगा कि आप संस्कृत भाषा में कितने प्रवीण हैं। कुल मिलाकर के ये सेक्शन ही है भाषा बोधगम्यता का, तो उसमें वो किसी भी प्रकार से टेस्ट कर सकता है इस अपठित गद्यांश और पद्यांश को माध्यम बनाकर। माध्यम बनाएगा किसको, गद्यांश और पद्यांश को, मगर चेक क्या करेगा वो आपका, वो चेक करेगा कि आपको क्या संस्कृत भाषा पढ़कर समझ में आता है, कितना समझ में आता है, क्या इतना समझ में आता है कि उससे पूछे गए प्रश्नों का जवाब आप दे सके, क्या इतना समझ में आता है कि आप उस गद्यांश या पद्यांश का निष्कर्ष निकाल सकें, उससे क्या सीखने को मिला, क्या उसकी शैक्षिक नीति है, क्या उसका मोरल है, ये सब चीजें आप पहुंच पा रहे कि नहीं पहुंच पा रहे, उसमें आए हुए प्रयुक्त शब्दों का अर्थ आपको पता है कि नहीं पता है, उसमें आए हुए शब्दों में कौन सी संधि है और अगर है तो उसका विच्छेद क्या है, और उसमें कौन सा सूत्र प्रयुक्त हुआ है, कौन सा समास है, कौन सा विग्रह है, किस शब्द में कौन सा प्रत्यय है, किस शब्द में कौन सा उपसर्ग है, किस शब्द में कौन सी विभक्ति है और किस शब्द में कौन सा लकार है, ये सारे के सारे प्रश्न जो होंगे वो आपके भाषा बोधगम्यता के अंतर्गत आएंगे। और मगर प्रश्न को कभी भी डायरेक्ट नहीं पूछा जाएगा, एग्जामिनर इतना मनगढ़ नहीं हो जाएगा कि वह आपसे कोई अनदर शब्द उठा के लाएगा, कहेगा चलो इसमें संधि बता दो, कोई बाहर से शब्द लेकर के आएगा, कहेगा इसमें चलो समास बता दो, ऐसा वो कतई नहीं करेगा। वह हमेशा माध्यम किसको बनाएगा, तो हमेशा वो माध्यम किसी गद्यांश या पद्यांश को ही बनाएगा, और इसी गद्यांश और पद्यांश में ऐसे ही शब्दों को चुनेगा और उसी शब्द में प्रयुक्त संधि, उसी शब्द में प्रयुक्त समास, उसी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय उपसर्ग पूछेगा। तो आपको ये जान लेना है तो कि ये गद्यांश और पद्यांश से ही जब सवाल पूछना है तो निश्चित रूप से गद्यांश और पद्यांश भी उसी कोटि का होना चाहिए, उसी स्तर का होना चाहिए। तो इसीलिए पहले ही कहा गया कि जो गद्यांश और पद्यांश है वह निश्चित रूप से कभी वैज्ञानिक हो सकता है, वर्णनात्मक हो सकता है, साहित्यिक हो सकता है, तार्किक हो सकता है, मगर आसान कौन सा पड़ता है ये सबको पता है। कोई कहानी दे दे तो आप शायद जो थोड़ा सा पढ़ेंगे और पूरी कहानी अपने आप थोड़ा थोड़ा समझने लगेंगे, मोटी मोटा, क्योंकि मुझे भी मालूम है कि आप संस्कृत में शून्य हैं, अच्छी भाषा में कहें तो गोबर है,
वो आप भी अपने आप को स्वीकार करेंगे, हाँ सर हम संस्कृत में गोबर हैं और कोई बात नहीं, मैं आपको बना दूंगा गोबर से गणेश इसी संस्कृत में। निश्चिंत रहिए। क्यों? क्योंकि अभी शुरू में आपको ये सोचने में, बहुत लोग सोचते हैं संस्कृत का चयन तो कर लेते हैं ये सोच के कि हिंदी से मैच करता है। आम किंवदंतियां हैं या एक भ्रम है, और इस भ्रम अगर आपके मन में किसी ने डाला है इस भ्रम को, तो निश्चित रूप से इस भ्रम से दूर भागिए, इस भ्रम को दूर करिए, क्योंकि संस्कृत पढ़ने वाला हिंदी पढ़ लेगा मगर हिंदी पढ़ने वाला संस्कृत नहीं पढ़ पाएगा। तो आप ये अगर ये सोचते हैं कि हिंदी से मिलता जुलता है चलो संस्कृत पढ़ लेते हैं, संस्कृत मार देते हैं, तो गलत है। आप ये कह सकते हैं कि हिंदी संस्कृत से मिलती जुलती है, ये नहीं कह सकते हैं कि संस्कृत हिंदी से मिलता जुलता है, तो ये भ्रम है। अगर आप संस्कृत भाषा को चुने हैं तो ये सोच के चुनिए कि हाँ हमें संस्कृत पढ़ना है, पढ़ करके 30 प्रश्न करने हैं। हिंदी के भरोसे अगर आप रहेंगे तो ऐसे तमाम अपवाद मैं आपके सामने अभी आगे के क्लासेस में प्रस्तुत करूंगा और बार बार बताऊंगा कि देखो ये हिंदी वाला नहीं कर पाएगा, ये केवल और केवल संस्कृत वाला ही कर सकता है। तो इस स्थिति में आपसे मैं बार बार यह कहूंगा कि संस्कृत भाषा के रूप में अगर आपने चुना है तो जानबूझकर जो है ऐसे गद्यांश का वो चयन करता है जिसमें जो है अलग अलग प्रकार के शब्द, संधि, समास सब कुछ हो, ताकि वह व्याकरण और भावार्थ, उसकी वोकैब इत्यादि से सवाल बना सके। भाषा 1 में अगर आप संस्कृत चुने हैं तो गद्यांश 9 प्रश्न, पद्यांश 6 प्रश्न आपको देगा, और अगर भाषा 2 में संस्कृत चुने हैं तो गद्यांश 9 प्रश्न और दूसरा गद्यांश 6 प्रश्न देगा। और यहाँ पे भी बंटवारा कुछ इसी प्रकार का होगा कि 4 से 5 सवाल भावार्थ, 4 से 5 सवाल व्याकरण, यहाँ पे भी 3 सवाल भावार्थ, 3 सवाल व्याकरण, ऐसा ही कुछ बंटवारा यहाँ पर होता है। तो ये तो हो गया हमारे क सेक्शन भाषा बोधगम्यता पर चर्चा, जिसपे केवल और केवल अभी हम लोगों ने 15 प्रश्नों पर ही चर्चा की है। अब बाकी के 15 प्रश्न कहां से पूछे जाएंगे वो देखते हैं। तो मैंने आपको बताया यह संस्कृत की पेडागॉजी से पूछा जाएगा, और सीटेट ने भाषा के लिए बताया है कि पेडागॉजी सेक्शन में आपको क्या क्या पढ़ना पड़ सकता है। तो पहला हेडिंग है आपका, आपको यहां से दिख रहा होगा, अधिगम और अर्जन, आपको सामने दिख रहा होगा। अधिगम और अर्जन ये सारे के सारे भाषा अध्यापन के सिद्धांत हो गया, या सुनने बोलने की भूमिका, भाषा का कार्य, उपकरण के रूप में भाषा का क्या प्रयोग है, बालक इस भाषा को उपकरण के रूप में किस प्रकार प्रयोग करते हैं। फिर उसके बाद जो है मौखिक और लिखित रूप में विचारों के संप्रेषण भी अगर आपने बीएड किया होगा तो पूर्णतः जो है संप्रेषण एक चैप्टर ही मिलता है, आपको पढ़ाया जाता है वहां पर। तो इस स्थिति में किसी एक भिन्न कक्षा में भाषा पढ़ाने की क्या चुनौतियां हैं, क्या कठिनाइयां हैं, क्या त्रुटियां हो सकती हैं, क्या विकार उत्पन्न हो सकते हैं, ये सारे के सारे मनोविज्ञान में, बाल मनोविज्ञान एवं शिक्षण शास्त्र में आप जो है शिक्षण विधियों के अंतर्गत ये सारी चीजें पढ़ते हैं। तो ये कोई अलग सी चीज नहीं है, ये आपको वहीं दीपक सर आपको साइकोलॉजी पढ़ाई रहे और बहुत ही बेहतरीन और अनुभव है। आप देखे होंगे वो बीएड भी किए हुए हैं, एमएड भी किए हुए हैं, फिलॉसफी से भी परास्नातक हैं, इसके अलावा उन्होंने नेट भी निकाला हुआ है। तो दीपक सर जो है आपको अगर साइकोलॉजी यहाँ से पढ़ा रहे हैं तो निश्चित रूप से आप एक तरह से धनी हैं, और हमें लगता है कि उसके आधार पर आप संस्कृत शिक्षण आसानी से, हिंदी शिक्षण, गणित शिक्षण, किसी भी प्रकार का शिक्षण, किसी भी भाषा का शिक्षण आप आसानी से समझ सकते हैं। हाँ, थोड़े से मार्गदर्शन की आवश्यकता अगर आपको होगी तो मैं निश्चित रूप से यहाँ पर पेडागॉजी सेक्शन के लिए भी क्लासेस चलाऊंगा इस वीडियो में, आगे की वीडियो में। और मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि आप सीटेट के हों या पीआरटी के हों, उन दोनों के वीडियोज अलग अलग आपके पे जाएंगे। फिलहाल ये हम अभी चर्चा कर रहे हैं केवल सीटेट की, तो इसी प्रकार सीटेट के पेडागॉजी के भी संस्कृत के वीडियोज या सभी विषयों के पेडागॉजी के वीडियोस भी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। मगर मदद आपको कौन करेगा? बाल मनोविज्ञान और शिक्षण शास्त्र जब आप पढ़े हैं तो वो चीजें आपको यहां समझने में काफी मदद करेंगी। अब जैसे मान लीजिए लिखा है एक भिन्न कक्षा में भाषा पढ़ाने की चुनौतियां, क्या क्या कठिनाइयां हो सकती हैं, क्या त्रुटियां, क्या विकार। अब मुझे क्वेश्चन याद आ रहा है, मगर मैं उस प्रश्न को संस्कृत में नहीं रखूंगा क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा, हिंदी में ही रखने का प्रयास करूंगा। तो अगर मान लीजिए वो प्रश्न आपसे सामने पूछा जाता है तो कुछ इस तरह से लिखेगा कि एक आंग्ल भाषा का शिक्षक कक्षा में प्रवेश करता है और एक छात्र जो कि उड़िया भाषा जानता है उसे आंग्ल भाषा का ज्ञान देना चाहता है। आप सोच रहे होंगे आप आंग्ल भाषा क्या है, यहीं अटक गए। आंग्ल मतलब होता है अंग्रेजी। ऐसे ही वो गद्यांश में ऐसे ही वो प्रश्न पूछा है पेडागॉजी में, बड़ा सा प्रश्न रहता है। आप देखते होंगे सीटेट की विशेषता है कि जितना बड़ा प्रश्न नहीं उससे ज्यादा बड़ा विकल्प होता है ना। चारों विकल्प मिलाकर के आप देखते होंगे एक स्तंभ में 2 से 3 सवाल ही मैक्सिमम सीटेट वाले पूछ पाते हैं आपसे।
तो ये प्रश्न ऐसा ही था कि एक कक्षा में आंग्ल भाषा अर्थात अंग्रेजी भाषा का शिक्षक प्रवेश करता है, उसे एक उड़िया भाषा के बच्चे को पढ़ाना है, तो निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि को अपनाएगा? 4 ऑप्शन दिया होगा। मगर ये चीजें जब मैं आपके सामने हिंदी में प्रस्तुत कर रहा हूं तो शायद आप बड़ी तरीके से, बहुत सलीके से सुन रहे हैं और ऑप्शन जानने को उत्सुक भी होंगे। कौन कौन सा ऑप्शन था जरा बताइए, मैं बता दूं अभी। मगर यही जब संस्कृत भाषा में लिखा होगा तो शायद आप आंग्ल भाषा पे ही अटक जाएंगे, शायद आप उसके भाषा में ही खो जाएंगे, आप जान नहीं पाएंगे कि ये कहना क्या चाह रहा है। क्यों? क्योंकि आप संस्कृत भाषा कभी पढ़े नहीं और संस्कृत भाषा का आप अनुवाद नहीं कर पाने की वजह से उसका अर्थ नहीं समझ पाते हैं, जिससे आप पर आपकी पकड़ प्रश्नों पर नहीं हो पाती है। और आप जो है विकल्पों पर जब जाते हैं तो आप देखते होंगे विकल्प भी सीटेट के एक एक शब्द के नहीं होते और एक एक लाइन के होते हैं, तो विकल्प भी नहीं समझ में आते हैं कभी कभी। तो कई कंडीशंस बनते हैं। क्या? कभी कभी ये होता है कि प्रश्न तो समझ में आ गया किसी तरह, चलो एड़ी चोटी एक करके आप प्रश्न समझ लेते हैं, मगर आपको विकल्प नहीं समझ में आते, तो क्या आप उस प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे? बिल्कुल नहीं। माना कि आप विकल्प चारों समझ रहे हैं मगर प्रश्न ही नहीं समझ में आ रहा है, तो क्या आप उस प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे? नहीं, वह भी प्रश्न आपके हाथ से निकल गया। और ऐसी तो स्थिति कई बार बनती है कि न प्रश्न समझ में आता है न विकल्प समझ में आता है। तो ऐसी स्थिति तो आपके साथ कई बार बनती होगी। बहुत कम इस प्रकार की स्थितियां बनती हैं जब आपको जितना अच्छा प्रश्न समझ में आ रहा होता है उतना ही अच्छे चारों विकल्प समझ में आ रहे होते हैं, और उसी समय आपको लगता होगा कि यह प्रश्न पूरी तरह मेरे हाथ में है और आप उसका उत्तर निश्चित रूप से दे लेते हैं। तो यह बहुत ही प्रोबेबिलिटी इसकी कम बनती है। क्यों? क्योंकि आपकी हिंदी भाषा में अच्छी पकड़ है, आम बोलचाल की भाषा है, बचपन से बोलते आ रहे हैं। संस्कृत को आपने हमेशा से इग्नोर किया है, उसकी उपेक्षा की है, तो इसलिए आप उसको उतना अच्छा नहीं समझ पाते। तो सीटेट की विशेषता भी है कि उसके विकल्प जो होते हैं वह विकल्प भी ऐसे रखे जाते हैं कि लगता है चारों विकल्प सही है। हमको लगता है, हमें नहीं, आपको भी लगता होगा। मैं तो पेपर कई बार दिया हूं, बैठा हूं, अनुभव किया हूं, तो वही अनुभव आपसे साझा कर रहा हूं। मगर उसमें से समुचित उत्तर चुनना होता है जो एकदम नियरेस्ट हो, है ना, उस विकल्प को चुनना होता है। मैं आपको उदाहरण दूं। उदाहरण के तौर पे जैसे मान लीजिए हम हिंदी में अगर एक प्रश्न पूछें कि स्किनर ने अपना प्रयोग निम्नलिखित में से किस पर किया। स्किनर का नाम आप सुने होंगे मनोविज्ञान में, तो आप सोचते होंगे हाँ कबूतर पे किया, चूहे पे किया, आई थिंक कबूतर पे भी किया है। तो 4 ऑप्शन जब देगा तो ऐसा तो है नहीं कबूतर लिख देगा। आपने पढ़ा स्किनर, तो आप थोड़ा बहुत संस्कृत में भी लिखा था, फिर भी आप मोटी मोटा अर्थ समझ गए कि अच्छा स्किनर, प्रयोगशाला, ये सारी शब्दों को, कीवर्ड्स को आप पकड़ते हैं और आप ये मान गए कि जान गए कि स्किनर प्रयोगशाला में किस पर प्रयोग किया, यही पूछना चाह रहा है। अब जो है 4 विकल्प है, आपको उत्तर भी पता है कि कबूतर पे किया है, मगर आपको उत्तर पता हो कि क्या होगा जब आपको कबूतर को संस्कृत में क्या कहते हैं यही नहीं पता है। अब 4 ऑप्शन दिया है, आप 4 ऑप्शन सोच रहे हैं किसका उत्तर, किसका हिंदी कबूतर होगा। अब कबूतर को संस्कृत में कपोत कहते हैं, कपोतः उसमें लिखा होगा। अब आपको कपोत माने कबूतर अगर नहीं पता है, आप मनोविज्ञान के कितने भी धनी हो, कितने भी मेधा हो, आपने मनोविज्ञान के एक प्रश्नों का आप धुआं कर देते हो, मगर आपकी तो ऐसी तैसी हो गई यहाँ पे। क्यों? क्योंकि आपको कबूतर को संस्कृत में कपोत कहते हैं नहीं पता है। आप बगल वाले से बताना जरा यार, ये वाला प्रश्न आ रहा है तुम्हें, मगर ये बता दो कबूतर को संस्कृत में क्या कहते हैं। ऐसा थोड़ा बड़ा विद्वान बैठा होगा, वो भी आपसे यही पूछेगा। तो इस प्रकार की कठिनाइयां सीटेट में संस्कृत भाषा को जब आप चयन किए रहते हैं तो निश्चित रूप से आती हैं। तो आपको इसीलिए मैंने यहाँ वोकैब लिखा है, आपको वोकैब भी ध्यान में रखना है। संस्कृत की शब्दावलियां आपके पास ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। इस पर वर्क आप अभी से शुरू कर दें, और उसके लिए बहुत ही आवश्यक है, यह पठित गद्यांश और पद्यांश है, इसके लिए आवश्यक है आप परिषदीय विद्यालयों की किताब का सहारा लें। परिषदीय विद्यालय की किताब आप उठाएं आराम से, उसके इसमें शब्दार्थ उद्धार दिए रहते हैं, उसको धीरे धीरे पढ़ना शुरू करें, उसको हैबिट में लाएं, उसको अपनी आदत में डालें। धीरे धीरे वो आपको कई शब्दों के संस्कृत अपने आप याद हो जाएंगे। तो इस तरह से मैंने एक एग्जाम्पल दिया, एक उदाहरण दिया, मैंने आपको डराया नहीं। ऐसा मत सोचिएगा मैं आपको डरवा रहा हूं, ऐसा मत सोचिएगा अरे हम संस्कृत लेकर के लगता है बड़ा गड़बड़ कर दिए क्या, ऐसी बात नहीं है। आप अगर अंग्रेजी भी लिए होते तो वहां पे भी यही सारी समस्याएं होती, तो आप वहां से भी भागेंगे तो संस्कृत में आएंगे, संस्कृत में भी भागेंगे तो अंग्रेजी में जाएंगे। तो इससे अच्छा है किसी एक जिस नाव को आप पकड़े उसी को खे के निकल जाइए। तो मैं आपको डरवा नहीं रहा हूं, बस ये समझिए कि मैं आपको सच से अवगत करा रहा हूं, और इस सच से अवगत शायद ही कुछ लोग कराते हैं।
है ना। मैं आपको इस सच से अवगत करा रहा हूं। एक और एग्जांपल अगर आपको मैं दूं, कभी कभी जो है इसी पेडागॉजी के सेक्शन में संविधान से प्रश्न आ जाते हैं, और मुझे लगता है कि अभी हाल ही में संविधान से प्रश्न पूछा भी गया था कि 343 क में 343 क अगर आपने ध्यान दिया होगा तो पूछा था, अनुच्छेद 343 क में वर्णन किया गया है क्या। बहुत लोग मारे थे 343 में हिंदी राजभाषा है, बहुत लोग मार के आ गए थे हिंदी राजभाषा अस्ति, हिंदी भाषा राजभाषा अस्ति, यही ऑप्शन में दिया था। मगर ये क्या है, गलत है, क्योंकि ये क्या पूछा है, क पूछा है। और जब 343 क में आप जाएंगे अनुच्छेद, तो उसमें बताया गया है आंग्ल भाषा सहायक राजभाषा अस्ति, यह भी ऑप्शन में दिया था। अब आप सोच रहे होंगे कि संस्कृत के सेक्शन में, माना कि ये प्रश्न में आया आपके पेपर में 4 ऑप्शन दिया है, तो आप सोचेंगे कि यार संस्कृत के पेपर में आया, संस्कृत के सेक्शन में आया, तो इसका उत्तर आंग्ल भाषा वाला तो नहीं हो सकता। आएगा प्रायः आप ही के नहीं, मेरे भी दिमाग में आएगा। अगर मैं नहीं पढ़ा हूं तो तुक्का मारना, अनुमान लगाना है तो हम भी मार देंगे वही कि हिंदी भाषा राज की भाषा अस्ति, क्योंकि हिंदी भाषा राज की भाषा अस्ति 343 हम लोग इतना रटे हुए हैं, अब ये नहीं मालूम है कि क में क्या है। और जबकि जानबूझकर संस्कृत के सेक्शन में यह प्रश्न पूछा गया जिसका उत्तर अंग्रेजी भाषा निकला। सोचिए कितना विरोधाभास है, किस प्रकार के प्रश्न आपके सामने अब परोसे जा रहे हैं कि आप अगर अनुमान के आधार पर पेपर देने बैठे हैं तो आप जो है निश्चित रूप से गलत ही लगाएंगे। और अंग्रेजी भाषा सहायक राजकीय भाषा अस्ति, यह सहायक राजकीय भाषा है। कौन, अंग्रेजी भाषा, यही 343 क में कहा गया है और इसका उत्तर वही होगा। मगर बहुत लोग इसको गलत किए थे, तो आपसे यह गलती ना हो, है ना। संविधान से भी प्रश्न पूछे जाते हैं कुछ इसी प्रकार के। ये तो फिलहाल चलिए अनुच्छेद दे दिया, आपसे पूछा इसमें क्या है, इसका उल्टा पूछा जाता है। बोला जाता है शिक्षा संबंधी अधिकार निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया, किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को के अधिकार को मूल अधिकार में जोड़ा गया। ये प्रश्न आपसे हिंदी में पूछ रहा हूं, आप बहुत तत्काल जवाब देंगे, खड़े होकर पूरा एकदम गर्व से सीना चढ़ा कर कहेंगे 86वें संविधान संशोधन 2002। माना कि यह प्रश्न आपके सामने संस्कृत में पूछ दिया गया, और संस्कृत में पूछा गया तब भी इतना तो दिमाग काम करेगा ही आपका कि कीवर्ड्स आप पकड़े, मुख्य मुख्य शब्द पकड़े, तो इतना तो समझ जाएंगे अच्छा शिक्षा के अधिकार की बात की गई है, शिक्षा अधिकार लिखा रहेगा ना, संविधान तो लिखा रहेगा ना, इतना तो समझ में आ ही जाएगा कि शिक्षा के अधिकार पूछा जा रहा है संविधान में, किस संशोधन लिखा रहेगा तो आप पकड़ लेंगे, प्रश्न आसानी से समझ लेंगे। मगर आपको जब यही नहीं पता रहेगा कि 86 को संस्कृत में क्या कहते हैं, आप कैसे लगा देंगे। आपको पता है कि 86वें संविधान संशोधन 2002 भी पता है कि 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकारों में जोड़ा गया है ना। शिक्षा का अधिकार आप जो पढ़ते हैं अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 21A प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, उसी में A के ऑप्शन में आएंगे तो मिलता है। मगर यह प्रश्न आपके हाथ से संस्कृत के सेक्शन में इसलिए निकल जाता है और आप तड़प के रह जाते हैं कि आपको 86 को संस्कृत में क्या कहते हैं ये नहीं पता। ऐसा थोड़ी है कि उसके विकल्प में लिखा रहेगा 86वां संविधान संशोधन, 87वां संविधान, ऐसे तो लिखा नहीं रहेगा। वह इसी 86 को संस्कृत में लिखेगा षडशीति, 86वां को संस्कृत में लिख देगा षडशीतितमं संविधान संशोधनस्य या संविधान परिष्करेण, संविधान संशोधनेन, इस तरह से वह संस्कृत में विकल्प बना रहेगा। तो वहां पर जो आप 86 को संस्कृत में क्या कहते हैं यही नहीं पता, आप वही इसी के लिए सर खजुला रहे हैं। आप अगल बगल पूछ रहे हैं तो बगल वाला आपकी मदद यहाँ नहीं कर सकता, उसको खुद नहीं पता है। लिहाजा अच्छा होगा कि आप संस्कृत गिनती पढ़कर जाएं, आपको पता हो कि 86वां, अभी तो चलो मान लो यही पूछा है 86वां है षडशीतितमं, आपसे पूछ दे शिक्षा का अधिकार किसमें जो किस अनुच्छेद में है, आपको हिंदी में पता है 21, आपको संस्कृत में नहीं पता है कि 21 को संस्कृत गिनती में क्या कहते हैं, कैसे होगा। यही अप्रत्यक्ष व्याकरण है, यही अप्रत्यक्ष रूप से वो आपके संस्कृत की जांच कर ले रहा है। हालांकि है ये पेडागॉजी के सेक्शन में आने वाला सवाल, मगर फिर भी वह जांच रहा है, चेक कर ले रहा है कि क्या आप संस्कृत भाषा पढ़कर आए हैं, क्या आप संस्कृत भाषा में आपकी बोधगम्यता कितनी है, आप संस्कृत भाषा में कितनी अच्छी पकड़ रखे हैं, ये सारी चीजें वो जान लेता है।
तो इस प्रकार से भी प्रश्न पूछे गए हैं और ऐसे प्रश्नों को ही मैं कह रहा था कि आप प्रश्न पढ़ लेते हैं, समझ में भी आ जाता है, विकल्प नहीं समझ में आता। विकल्प समझ में आ रहा है, प्रश्न नहीं समझ में आ रहा है। तो मैं ऐसा चाहूंगा कि आप इन सब बातों का ध्यान रखें। ये मैं अपने अनुभव से आपको बता रहा हूं, दूसरों के अनुभव से सीखिए। आप भी पेपर दिए होंगे तो हो सकता है ऐसे स्थिति आपके साथ भी अगर आई होगी तो आपको मेरी बातें मैच लग रही होंगी, लग रहा होगा हाँ सर तो सही कह रहे हैं। तो अगर ऐसी चीजें आ रही हैं तो मैं आपसे बार बार यह विनम्र निवेदन करूंगा कि संस्कृत को इतने हल्के में ना ले। 30 प्रश्न है और इतना भारी भी ना ले लें। मैं हूं आपके साथ, मैं निश्चित रूप से आपके साथ हमेशा बना रहूंगा। किसी भी प्रकार के क्रॉस क्वेश्चंस का जवाब देने के लिए मैं हमेशा तत्पर रहूंगा और आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आने दूंगा, क्योंकि मैंने ये संकल्प लिया है कि मुझे संस्कृत पढ़ाना है। हालांकि संस्कृत मेरा खुद का विषय नहीं है, संस्कृत मेरा विषय नहीं है, मैंने संस्कृत से कोई डिग्री हासिल नहीं की है। मैं मैथमेटिक्स से एमएससी किया हूं, उसमें मेरे गोल्ड मेडल हैं। संस्कृत में मेरा कुछ भी नहीं है, संस्कृत में केवल और केवल मेरा ज्ञान है और इसीलिए मैं आपको उसी ज्ञान को ही देना चाह रहा हूं। तो मैं ये संकल्प लिया हूं कि मैं संस्कृत अगर पढ़ा रहा हूं तो मेरे इस संकल्प के साथ ही पढ़ा रहा हूं कि मैं जिसको पढ़ा रहा हूं उसको भी संस्कृत घोल के पिला दूं, उसको भी संस्कृत आ जाए, वह भी संस्कृत से भागे न। और शायद आप हमसे सीखें कि बिना डिग्री के भी संस्कृत किस प्रकार पढ़ा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि आप संस्कृत की डिग्री लिए रहेंगे तभी संस्कृत पढ़ेंगे ना। संस्कृत को चाव से पढ़िए, लगाव से पढ़िए, निश्चित रूप से संस्कृत आपको आएगा। मन तो लगाइए, मन आप जिस विषय में लगा देंगे आ जाएगा। ऐसा जरूरी नहीं होता कि जिस चीज की डिग्री आपके पास हो वो बहुत अच्छे से आपको आती हो। डिग्री पाना, अंक ले आना, नौकरी पाना और ज्ञान अर्जित करना, इस तीनों से ज्ञान अर्जित करना क्या है, अलग है। और आपको यहाँ ज्ञान अर्जित करना है। जिस दिन आप ज्ञान अर्जित करने लगेंगे उस दिन आप अंक भी लाएंगे, उस दिन आप डिग्री भी पा जाएंगे, उस दिन आप नौकरी भी पा जाएंगे। तो आप इनके पीछे मत भागिए, आप ज्ञान अर्जित कीजिए। संस्कृत के लिए विशेषकर मैं कह रहा हूं, बाकी चीजों के लिए मैं कुछ नहीं कह रहा, बाकी के लिए आप स्वतंत्र हैं। तो मैं आपके सामने देखा कि यहाँ पर आपको दिखाया कि संस्कृत शिक्षण में इस प्रकार से ये सब भाषा पढ़ाने की चुनौतियां, जैसे मैंने अभी बताया है कि उड़िया भाषा वाले बच्चे को सिखाना, अंग्रेजी भाषा, ये सब चुनौतियों के ही अंतर्गत आएगा। क्या कठिनाइयां हैं? भाषा कौशल आप जानते ही है, सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना, ये 4 आते हैं। इससे भी संबंधित सवाल पूछा जाता है ना। सुनने और बोलने की क्या भूमिका है, भाषा बोधगम्यता और प्रवीणता का मूल्यांकन, है ना। ये बोधगम्यता पर अभी हम लोग चर्चा कर भी रहे थे। इसके अलावा जो है अध्यापन अधिगम सामग्री है, मल्टीमीडिया, है ना। कई शिक्षण अधिगम सामग्री आप पढ़ते भी होंगे, बीएड बीटीसी में पढ़े होंगे। जैसे पाठ्यपुस्तक, उसमें एक जो है महत्वपूर्ण सामग्री होता है, मल्टीमीडिया भी एक सामग्री होता है। कक्षा में जो बहुभाषीय संसाधन, बहुभाषाई संसाधन मतलब एक ही कक्षा में कई प्रकार की भाषा बोलने वाले बच्चे बैठे हैं, कैसे आप वहां मैनेज करेंगे, किस प्रकार आप वहां पर कौन सा शिक्षण विधि अपनाएंगे, कौन सा शिक्षण कौशल अपनाएंगे। तो ये सारी चीजें जो है आपके बीएड और बीटीसी से ही जो है यहाँ पर आई हैं। तो आप अगर अच्छे से बीएड बीटीसी किए हैं या अच्छे से मनोविज्ञान पढ़े हैं, अच्छे से शिक्षण शास्त्र पढ़े हैं, चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़े हैं, तो यहाँ पर चाहे ये प्राथमिक स्तर के लिए भी मैं बता रहा हूँ, ये जूनियर स्तर के लिए भी मैं बता रहा हूँ। सीटेट का ये सिलेबस डिस्कशन जो है ये प्राथमिक स्तर का भी है और जूनियर स्तर का भी है। तो आप जो है घबराएं ना, यही सारी चीजें वहां भी आती हैं। ये चीजें हिंदी में ही वहां पे भी लिखी थी, इसलिए मैंने भी यहाँ हिंदी में लिखा है। मगर प्रश्न जब बनाया जाएगा तो इसे संस्कृत में रूपांतरित करके बनाया जाएगा और वहां आपको संस्कृत में पढ़ के समझना है, उसके विकल्पों को समझना है, तब उत्तर देना है ना। तो इस तरह से उपचारात्मक अध्ययन भी है इसमें, जैसे आप पढ़ते होंगे निदानात्मक परीक्षण, उपचारात्मक शिक्षण, है ना। तो इस तरह से ये सारे के सारे टॉपिक्स हैं जो भाषा विज्ञान, भाषा विकास के अध्यापन के अंतर्गत आते हैं, जिसको आप संस्कृत पेडागॉजी के नाम से जानते हैं। और इससे 15 प्रश्न आते हैं। तो इस प्रकार आप देखे होंगे कि इस 30 प्रश्नों में व्याकरण का रोल कम है ना। ज्यादातर रोल तो पेडागॉजी का है ना। कुछ रोल आपका जो है वो वोकैब का है और पठित गद्यांश और पद्यांश को समझने का है। व्याकरण जो है आपको दिखाई दे रहा होगा, यहां से देखें तो कुल मिलाकर के अगर मान लीजिए 5 प्रश्न व्याकरण से यहाँ, 3 प्रश्न व्याकरण से यहाँ, तो आपने देखा कि इस 30 प्रश्न में मैक्सिमम 8 सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, है ना। 30 में 8 यानी कि 1/3 भी नहीं पूछा जा रहा है। तो इसलिए व्याकरण पर कम सवाल पूछे जाते हैं और व्याकरण आया भी यहीं पर है। मुख्यतः आपको मैं बता दूं कौन कौन से चैप्टर होते हैं व्याकरण में, आपको मुख्यतः जरूर से पढ़ना है, जिसके अंतर्गत जैसे संधि है, ये जरूर से पूछा जाता है। समास जरूर से पूछा जाता है सीटेट में। प्रत्यय और उपसर्ग ये सब जरूर से, ये दोनों पूछे जाते हैं, है ना। उसके अलावा जो है विलोम उलोम तो ये मान के चलिए वोकैब में चला आएगा। विभक्ति वगैरह पूछ लेता है, कौन सी विभक्ति लगी है, विभक्ति के सूत्र नहीं, विभक्ति,
है ना, शब्द दे देगा, पूछेगा इसमें कौन सी विभक्ति, कौन सा वचन है, कौन सा लकार है, कौन सा पुरुष है, कौन सा। तो इस तरह से विभक्ति, लकार, पुरुष, वचन, है ना। इसके अलावा आपको शब्द रूप चिन्ह सारे याद होने चाहिए, कभी कभी ये सब पूछता है। हाँ, धातु रूप चिन्ह याद होने चाहिए, कर्तृपद, कर्मपद, यह सब भी पूछ लेगा। तो इस तरह से ये जो है व्याकरण में अगर आप इतना पढ़ लेते हैं, है ना, तो आप जो है सीटेट में उतना व्याकरण पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और प्रत्यक्ष रूप से जो व्याकरण पूछता है उसके लिए ये पर्याप्त है। तो आपको मैं आज अच्छे से समझाया हूँ, अपनी ओर से तो बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करने का प्रयास किया हूँ, और आशा करता हूँ कि आपको इसका एक एक चीज रत्ती रत्ती पाई पाई आपको समझ में आया होगा। आप समझ पाए होंगे कि भाषा 1 भाषा 2 में संस्कृत को चुनने से क्या लाभ है, उसके अलावा किस प्रकार से प्रश्न इस पे पूछे जाते हैं। मैंने एग्जाम्पल ज्यादा दे भी नहीं सकता हूँ, समय समय पर आगामी वीडियोज में भी देता रहूंगा। फिलहाल यह सिलेबस डिस्कशन का दौर था, तो इसलिए मैंने कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए हैं, जैसे यहाँ संविधान से भी कुछ प्रश्न जो शिक्षा से संबंधित होते हैं, है ना, ऐसे प्रश्न जो है संविधान से उठा करके भी पूछे जाते हैं, जो प्राथमिक स्तर पर, जूनियर स्तर पर शिक्षा से संबंधित, शिक्षा के मूल्य अधिकारों से संबंधित होते हैं। तो ऐसे भी प्रश्न जो है यहाँ पर पूछे जाते हैं। उन सभी प्रश्नों का भी उदाहरण मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और आप जो है अब इस वीडियो को देखने के बाद बहुत ही बेसब्री से इंतजार करेंगे हमारे अगले वीडियो का। तो मैं भी बहुत बेसब्री से इंतजार करूंगा आपके लाइक का, आपके कमेंट का, आपके सुझावों का, और ये सुझाव आप हमारे तक पहुंचा सकते हैं। अगर इसमें ना कुछ समझ में आया हो तो आप हमसे बेशक पूछ सकते हैं। तब तक के लिए आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने वीडियो को शुरू से लेकर के आखिरी तक देखा। ढेर सारा नमस्कार आपको, आपका दिन शुभ हो।